हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 11th के मैथ को शुरुआत से शुरू करने वाले हैं। शुरुआत से शुरू का मतलब बिल्कुल बेस से, एकदम प्योर कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, जो ये हमारा पहला टॉपिक है, पहला अध्याय है, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि जो ये टॉपिक है ये थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल बेस से, बिल्कुल शुरुआत से, आप अगर नया इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तब भी आपकी समझ में आए। तो पहला अध्याय, उसका नाम है समुच्चय। ठीक है, ये क्लास 11th की NCERT में आपको देखने को मिल जाएगा, समुच्चय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट याद करना है, समुच्चय सिद्धांत किसने दिया था, समुच्चय के बारे में सबसे पहले आखिर किसने बताया था। तो उसका आंसर है जर्मन के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। वो एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो वहीं से उन्हें समुच्चय के बारे में पता चला था और उन्हीं ने समुच्चय सिद्धांत यानी कि सेट थ्योरी हमें दी थी, जिसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो समुच्चय को अगर आपको अच्छे से समझना है तो उससे पहले आपको एक शब्द समझना पड़ेगा जिसका नाम है संग्रह। ठीक है, संग्रह क्या होता है? संग्रह का मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं, इसका अर्थ आप स्वयं समझ सकते हैं। संग्रह का मतलब जैसे कई वस्तुओं को हम कलेक्ट कर दें, एक साथ रखते हैं तो वो संग्रह बन जाता है, कलेक्शन बन जाता है। इसके कई सारे और नाम होते हैं जैसे कि समूह, सेट, झुंड, ढेर। ठीक है, अपने डेली लाइफ में हम यूज करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके कई सारे नाम भी होते हैं जैसे कि लिखे दे रहा हूँ मैं, समूह, इसे समूह भी कहते हैं। ठीक है, झुंड, सेट, ढेर, इन कई सारे नामों से भी हम इसे जानते हैं, संग्रह को। इसे इंग्लिश में कलेक्शन कहते हैं। बेसिकली गणित की भाषा में बात करें तो संग्रह दो टाइप्स का होता है, सुपरवासित संग्रह, अपरिभाषित संग्रह। सुपरवासित संग्रह उसे हम कहते हैं इंग्लिश में वेल डिफाइंड कलेक्शन, और जो हमारा अपरिभाषित संग्रह होता है उसे बोल देते हैं नॉन डिफाइंड कलेक्शन, है ना। तो जो सुपरवासित संग्रह है वही हमारा समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। जो सुपरवासित संग्रह है ओनली वही हमारा समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है, समुच्चय को प्रदर्शित करता है। अपरिभाषित संग्रह हमारा कभी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसका क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमें सुपरवासित शब्द का मतलब समझ में आना चाहिए। इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड, जिसकी हम परिभाषा दे सकें। ठीक है, तो कोशिश करते हैं आपको समझाने की इसका अर्थ। देखो, सुपरवासित जो होता है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक, यानी कि ये मात्रा पर निर्भर करता है। कोशिश कीजिए, थोड़ा अपना दिमाग ओपन कीजिए, क्योंकि ये जो अध्याय है इसमें रीजनिंग बहुत इन्वॉल्व है, अपना दिमाग बहुत यूज करना है आपको। तो ये बेसिकली क्या है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। अब इसका मतलब क्या है, मात्रात्मक, यानी कि डिपेंड ऑन क्वांटिटी। जैसे कि हम बात करें एक एग्जाम्पल के थ्रू, राम है, उसके पास 5 किलो 5 kg शुगर है, चीनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये हमारी मात्रा हो गई, ये क्वांटिटी हो गई। ठीक है, क्वांटिटी, मात्रा, ये बात ध्यान रखना। तो राम के पास 5 किलो चीनी है। अब हम किसी से भी पूछें, हमारे मान लो क्लास में कई सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो हम उनसे पूछ रहे हैं राम के पास कितनी चीनी है, तो वे सभी तराजू से तौल के बता देंगे कि 5 किलो चीनी है। सिंपल सी बात है भाई, उसे तो तौला जा सकता है, हमारे पास तराजू रखा है, आराम से तौल के बता देंगे कि इनके पास 5 किलो चीनी है। ठीक है, यानी कि वो जो मात्रा है वो व्यक्ति पर निर्भर नहीं कर रही है। किसी से भी पूछो, ऐसा थोड़ी कि किसी खास पर्सन से पूछो वो ही 5 किलो बताएगा, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, वो आएगा तौल के बता देगा 5 किलो है। यानी कि ये चीज़ मात्रा पर निर्भर कर रही है। समझो बात को, इसका मीनिंग समझो, मात्रात्मक।
5 किलो चीनी, यानी कि सभी की नज़र में वो सेम है, क्योंकि प्रमाणित है, प्रूफ है भाई, तराजू से तौल सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई मात्रात्मक का। अब गुणवाचक क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, जो अपरिभाषित होता है वो क्वालिटेटिव होता है बेसिकली। इसका मीन्स क्या होता है, समझो दिमाग खोल के। देखो दिमाग का यूज करो तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, और ये चीज़ समझ में आ गई तो पहली एक्सरसाइज आपकी बन गई। देखो क्वालिटी का मतलब होता है गुण, जैसे कि मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर बुराई है, अच्छाई है, बुद्धिमानी है, बेईमानी है, दुख है, क्रोध है, ये सारी क्या क्वालिटी हैं, इनको नापा नहीं जा सकता है, आप समझ सकते हैं। अब इसी का मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे कि बात करें श्याम की। ऐसा मत समझना कि क्लास में राम और श्याम ही हैं, ठीक है, आप लोग भी क्लास में हैं, आप लोगों से भी अगर ये पूछा जाए तब आप लोग भी इसी के अनुसार आंसर देंगे, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो ये मत समझ लेना क्लास में राम और श्याम गीता ही हैं, ठीक है, आप लोग भी क्लास में हैं प्रेजेंट। तो श्याम, मान लिया श्याम को लोग बुद्धिमान बता रहे हैं। अब ये जो बुद्धिमान है ये क्या है, हमारी एक क्वालिटी है, श्याम के अंदर का एक गुण है। अब ये बताओ, थोड़ा अपना दिमाग यूज करना, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बुद्धिमान, कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, इसको नापने के लिए आपके पास कोई तराजू टाइप कोई चीज़ है? सोचो सोचो, कोई भी आपके पास मशीन हो जिससे किसी की बुद्धिमानी को नापा जा सके? मेरे अनुसार तो नहीं है, शायद आप भी इससे सहमत होंगे। यानी कि जो बुद्धिमानी है, जो हमारे अंदर टैलेंट है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है, उसको नापने के लिए कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है। सहमत? ठीक है। तो श्याम कितना बुद्धिमान है, यह निर्भर करेगा कि किसकी नज़र में वह कितना बुद्धिमान है। भाई क्लास का कोई स्टूडेंट उसे बहुत होशियार समझ रहा है, तो कोई कह रहा कि नहीं कुछ नहीं जानता, बस ऐसे ही फालतू में चर्चा है इसकी, है ना। कोई कह रहा कि नहीं बुद्धिमान है, सवाल लगा लेता है, टाइम जो होमवर्क है वो अपना टाइम से करता है। तो बस यही कुछ मानक होंगे, लेकिन कुछ उसके बारे में प्रमाणित एकदम सटीक नहीं कहा जा सकता है ना, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। बेसिक सी बात है, कोई फिजिकल डिवाइस है नहीं तो अनुमान तो लगाएंगे ही। तो जहाँ भी अनुमान लगाने की बात आ जाए समझ लो अपरिभाषित है भाई। जिसको इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, यानी कि अनुमान। देखो कितनी सिंपल से आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, है ना। तो बस बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। अनुमान, ठीक है, ये आप ध्यान कर लेना। यहाँ का मतलब अनुमान, यानी जो अपरिभाषित संग्रह होता है उसमें बेसिकली हम अनुमान ही लगाते हैं, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसमें हमारे पास कोई फिजिकल डिवाइस नहीं होता है गुण को नापने का, ठीक है। और ये ज़्यादातर क्वालिटी पर डिपेंड होकर ही बनाए जाते हैं इनके कलेक्शंस। बुद्धिमान मैंने एक उदाहरण ले लिया, आप कई सारे उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आपकी एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे खतरनाक, होशियार, प्रतिभाशाली, ठीक है। ऐसे कई सारे आपको मिलेंगे शब्द जो बेसिकली क्वालिटी पर डिपेंड होंगे। और इसमें एक बात जो खास आपको देखने को मिली वो क्या है कि अलग अलग व्यक्ति से पूछने पर इसका जो आंसर है, इसका जो रिजल्ट है वो बदल रहा है। श्याम से पूछो तो वो कुछ, मतलब श्याम तो बुद्धिमान है, लेकिन अगर राम से पूछो तो वो कुछ और बताएगा उसके बारे में, गीता से पूछो तो कुछ और बताएगी, और सरिता वगैरह से पूछो तो और कुछ बताएगी। कई सारे नाम ले सकते हैं हम, जो स्टूडेंट हैं उनसे अलग अलग पूछो तो वो उसका अलग अलग आंसर देंगे, क्योंकि नापने ऐसा तो है नहीं कोई तराजू है उसको तौल के नाप लिया कितना अधिक बुद्धिमान है, ये चीज़ हो गई। और जैसे एक और मैं आपको उदाहरण दे के यहाँ समझा रहा हूँ। देखो अगर समझ गए आप तो आप कर पाएंगे अच्छे से। जैसे आपके एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेगा खतरनाक जीवों का संग्रह। तो खतरनाक ये क्या है, खतरनाक होना, ये भी एक क्वालिटी है किसी जीव के अंदर, वो कितना खतरनाक है, ये भी डेंजरनेस, खतरनाक एक क्वालिटी है ना। तो इसको भी नापने के लिए हमारे पास कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है भाई, इसका भी अनुमान ही लगाया जा सकता है। दिमाग खोलिए अपना, और इसका ऐसा एग्जाम्पल दूंगा कि ये आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, सेट थ्योरी की तरह, ठीक है। तो देखो
जैसे हम बात करें, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दिमाग खोलिए और समझिए। जैसे बात करें सांप की, अगर भारत के लोगों से पूछा जाए कि बताइए सांप कैसा है आपके लिए, तो भारत के लोग कहेंगे यार हम तो सांपों से डरते हैं, तो हमारे लिए तो खतरनाक हुआ। लेकिन अगर हम बात करें चीन के लोगों से, तो वो खतरनाक, अगर उनसे पूछा जाए कि आपके लिए सांप कैसा है, तो आपने देखा होगा कि जो चीन के लोग हैं वो सांप को अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं भाई, उसे एकदम कढ़ाई में पकाकर फ्राई बना के खाते हैं। तो वो कहेंगे वो भाई वो तो मेरा भोजन है, हमारा भोजन है, हम तो उसे खाते हैं, तो वो तो हमारे लिए ख़तरनाक नहीं हुआ। यानी कि पर्सन टू पर्सन जाने पर, अलग अलग लोगों से पूछने पर उसका जो आंसर है वो बदल रहा है, वो सटीक नहीं है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि खतरनाक को नापने के लिए हमारे पास कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, कोई उपकरण नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मशीन हो कि सांप के शरीर में लगाई तो बता देगा कि सांप कितना पॉइंट खतरनाक है, शेर के शरीर में लगाई तो बता देगा कि शेर कितना % खतरनाक है। ऐसा तो है नहीं, सिर्फ उसका अनुमान लगाया जा सकता है। वो लोगों की सोच पर निर्भर करता है, लोगों के नज़रिए पर निर्भर करता है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ है, ऐसा भी कह सकते हैं। अभी एक और तरीके से समझाऊंगा। व्यक्तिनिष्ठ यानी पर्सन पर डिपेंड करता है कि कौन पर्सन उसका आंसर दे रहा है, व्यक्तिनिष्ठ। इसलिए ही इसे व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं, सब्जेक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये पर्सन पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की सोच कैसी है उस चीज़ को लेकर। समझो बात को। तो जैसे खतरनाक का हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, खतरनाक शब्द अगर आपके पास आ जाए तो ये जो होगा अपरिभाषित संग्रह में शामिल होगा, क्योंकि इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, इसका सटीक और प्रमाणित आंसर नहीं दिया जा सकता है, और रीज़न तो आपको बता ही चुका हूँ। तो ये भी हमारा एक गुण है, यानी ये क्वालिटेटिव होगा, और क्वालिटेटिव होगा तो खतरनाक पर डिपेंड जो भी संग्रह बनेंगे वो हमारे अपरिभाषित संग्रह हो जाएंगे। दिमाग खोलिए, ठीक है। और जैसे और एग्जाम्पल आपको एक दे दूं मैं, अगर यहाँ आप समझ गए तो एक्सरसाइज आप अच्छे से बना पाएंगे। जैसे कि आपको एक्सरसाइज में और देखने को मिलेगा प्रतिभाशाली, भारत के प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली ये भी एक क्वालिटी है, और क्वालिटी को कभी मीजर नहीं किया जा सकता है। यह बात आप अपने दिमाग में सेट कर लेना कि क्वालिटी को कभी मीजर नहीं किया जा सकता है। समझ रहे बात को? जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, उसे तो तौला नापा जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है, लेकिन क्वालिटी का नहीं, उसका सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। तो जैसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, बस हम क्वालिटी को ही ले रहे हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं। समझदार हैं आप। प्रतिभाशाली, तो ये भी हमारा एक गुण है, इसका भी हम अनुमान लगा पाएंगे, और अनुमान लगा पाएंगे तो ये भी हमारा अपरिभाषित संग्रह होगा। और अपरिभाषित संग्रह कभी भी सेट को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं, बताइए? आपसे ही पूछ रहा हूँ, हाँ ऑनलाइन वाले। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, ये समुच्चय नहीं बनाएगा, समुच्चय नहीं बनाएगा, क्योंकि अपरिभाषित संग्रह है। अभी मैं इसका नेगेटिव पार्ट लेके चल रहा हूँ, जो हमारे अध्याय में है उसको अभी बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो और जैसे एक और आपको एग्जाम्पल, कई सारे उदाहरण हैं, वो आपको अभी एक्सरसाइज खोलेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगे। जैसे कि बात करें खतरनाक बल्लेबाजों का संग्रह, खतरनाक बल्लेबाजों का संग्रह। तो अब ये उदाहरण आप अच्छे से खुद ही समझ सकते हैं। किसी से पूछो कौन बल्लेबाज खतरनाक है, तो वो अपने ओपिनियन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अपनी ओपिनियन अलग बताएगा, किसी और को बताएगा। और किसी अन्य से पूछूं तो वो अपने सोच विचार के आधार पर किसी और को बताएगा। समझ रहे हैं आप बात? नहीं तो अंजबा के देख लीजिए। हाँ आप ही, इसे आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। 5 लोगों से यही प्रश्न पूछिए कि आप बताइए कि आपके नज़र में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, या ये ऐसे पूछिए कि भारत के या विश्व के 5 खतरनाक बल्लेबाजों का संग्रह बताइए। तो कोई, सभी का जो आंसर होगा वो अलग अलग होगा। इस बात को आप समझ पाए होंगे अच्छे से। चलो, आशा करता हूँ कि यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है।
यानी कि ये व्यक्तिनिष्ठ होती है, सब्जेक्टिव होती है, पर्सन पर निर्भर करती है कि वह इसका आंसर कैसे दे रहा है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। गुणवाचक होता है और इसे एक तरीके से और कह सकते हैं ये सब्जेक्टिव होता है। समझा चुका हूँ। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ यानी पर्सन पर निर्भर करता है। व्यक्तिनिष्ठ, पर्सन की निष्ठा यानी पर्सन की ओपिनियन, उसकी सोच पर निर्भर करता है कि वो उसका संग्रह कैसे काउंट कर रहा है, वो अपने हिसाब से कैसे बना रहा है, ठीक है ना। और जो सुपरिभाषित संग्रह होता है वो आपका होता है, यहाँ इसको साफ कर रहा हूँ, वो आपका होता है कैसा? ऑब्जेक्टिव। ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ। आपने पढ़ा भी होगा भाई, जैसे क्वेश्चन होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। देखो क्वेश्चन होता है दो टाइप्स का होता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसके 4 आंसर होंगे, ए, बी, सी, डी, ठीक है। आपको मैंने मात्रात्मक और गुणवाचक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के आधार पर सुपरिभाषित और अपरिभाषित के अंदर के बीच जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसको समझा दिया है और आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। एक और कोशिश करता हूँ, एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो क्वांटिटेटिव होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, जो क्वालिटेटिव होता है वो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। यानी कि जो ये सारी चीज़ें हैं वो सुपरिभाषित के लिए हैं और ये सारी चीज़ें हैं वो अपरिभाषित के लिए हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 4 आंसर होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, आंसर तो एक ही होगा, ध्यान रखना, ए, बी, सी, डी। अब मान लो हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट बैठे हैं, साथ में आप लोग भी। तो अगर इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है हमारा, इसका सी आंसर सही है ना, सी पर लॉक किया जाए, सी आंसर सही है, तो सी आंसर ही सही करना पड़ेगा अगर आपको नंबर लाने हैं तो। चाहे आप कितने भी अमीर हों, चाहे आप कितने भी गरीब हों, चाहे आप कितने भी होशियार हैं, चाहे आप कितने भी कमज़ोर हैं, अगर आप सी आंसर सही करेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। यानी कि ये वस्तु उस क्वेश्चन पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति पर निर्भर करेगा कैसा व्यक्ति है। समझो बात को, ओनली क्वेश्चन पर निर्भर करेगा कि उसका आंसर क्या है, जो आंसर है वही देना पड़ेगा, तभी आपका सही माना जाएगा, प्रमाणित है। लेकिन जो सब्जेक्टिव होता है, कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि जैसे कि सबसे सिंपल उदाहरण, निबंध लिखने को आता होगा आपकी परीक्षा में, तो जैसे गाय पर निबंध आया, द काऊ, तो आप लोगों ने लिखा होगा। अब देखो जो निबंध आता है उसमें क्या होता है, हम अपनी अपनी ओपिनियन के हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं, अपनी अपनी समझ के अनुसार लिखते हैं। ऐसा थोड़ी कि पूरे जो क्लास में स्टूडेंट है वो एकदम सटीक एक एक शब्द को सटीक। हाँ, व्यक्तिनिष्ठ का क्या मतलब होता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और उन सभी को द काऊ पर निबंध लिखने को कहा गया, तो जो हर स्टूडेंट है वो निबंध अपने शब्दों में लिखेगा। भाई उसके दिमाग में जो वाक्य आएगा वो उस निबंध में इन्वॉल्व करता जाएगा। यानी कि हर स्टूडेंट का निबंध बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैच नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपनी अपनी सोच के अनुसार, अपनी अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग वो निबंध लिखेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस यही जो सब्जेक्टिव होता है या व्यक्तिनिष्ठ होता है उसका यही मीनिंग होता है। जैसे निबंध लिखने को कहा गया तो 50 स्टूडेंट अलग अलग निबंध लिखेंगे, बस यही मतलब है इस व्यक्तिनिष्ठ का। यानी कि ये पर्सन पर डिपेंड होता है। एक शब्द में कहना चाहें तो डिपेंड ऑन पर्सन, ठीक है, डिपेंड ऑन पर्सन। ये पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो उसके विचार कैसे हैं, उसकी थिंकिंग कैसी है, उसी के हिसाब से वो लिखेगा, उसी के हिसाब से वो इन्वॉल्व करेगा, उसी के हिसाब से वो स्टेटमेंट को कहेगा। समझ गए बात को? तो मैंने आपको
इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अब ये तो मैंने बता दिया, जब आप एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को समझेंगे तो एकदम आपका फंडा क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, और ये भी डेफिनेशन भी समझ ली। वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। यही वाली चीज़ ही हमारी समुच्चय में इन्वॉल्व होती है, और अपरिभाषित संग्रह कभी भी समुच्चय को नहीं बनाता। ठीक है, उसका रीजन भी है क्योंकि ये चीज़ लॉजिकल है, ये चीज़ स्टैंडर्ड है, मात्रात्मक है, वस्तुनिष्ठ है, इसे मेजर किया जा सकता है। कोई रीजन ही पूछ ले तब तब आप क्या बताएंगे, तो उसका भी मैंने आपको प्रॉपर रीजन दिया है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही ओनली सेट में क्यों इन्वॉल्व किया जाता है। समझे बात को, क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है, इसकी मेजरमेंट की जा सकती है, और गणित हमेशा आंकड़ों और मेजरमेंट पर ही तो चलता है, गणित अनुमानों पर थोड़ी चलता है। ऐसा थोड़ी कि कोई हमारे पास टंकी है तो हम अनुमान लगाएं कि इसमें 10 लीटर पानी है, कोई कहे नहीं यार 15 लीटर है, तो गणित इन चीज़ों को नहीं मानता। गणित क्या करेगा, उस टंकी की लंबाई नापेगा, उसकी चौड़ाई नापेगा, और उसकी ऊंचाई नापेगा, उसका आयतन निकाल लेगा, आयतन से उसकी कैपेसिटी निकालेगा कि कितना पानी इसमें आ सकता है। तो बस गणित हमेशा आंकड़ों और तथ्यों पर चलता है, ना कि अनुमानों पर। बस यही बताने की कोशिश मैं कर रहा था आपको, और आपको समझ में भी आया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनसे आपको एकदम एकदम क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में एकदम फंडा बैठ, है ना। इसे हटाते हैं। देखो यहाँ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, अब आपका दिमाग चलेगा फास्ट। आपके एक्सरसाइज में भी कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के खतरनाक जीवों का संग्रह, बताइए दिमाग लगाकर। हाँ बताइए बताइए बताइए, यह संग्रह सुपरिभाषित होगा या अपरिभाषित, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसे देखा कीजिए, खतरनाक। यह स्टेटमेंट पर्सन टू पर्सन जाने पर वेरी करेगा, क्योंकि अलग अलग देश के अलग अलग स्थान के जो लोग होते हैं उनके लिए खतरनाक जीव अलग अलग होते हैं। कोई छोटे जीव से भी डरता है तो कोई बहुत बड़े जीव से भी नहीं डरता, है ना। तो ये वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। जैसे कि एक आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सांप। चीन की बात कर रहे हैं तो चीन वाले लोग आपने देखा होगा सांप को आराम से खाते हैं, अपने भोजन में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए सांप कैसा खतरनाक नहीं है। जबकि अगर भारत की बात करें, हम अपने देश की बात करें, तो यहाँ के लोग, हम भी डरते हैं सांप से, और सब लोग भी डरते हैं, आप सब डरते हैं, तो हम लोगों के लिए खतरनाक जीव हो गया। समझे बात को, थोड़ा लॉजिक लगाओ, ज़्यादा नहीं। तो भारत के लिए खतरनाक जबकि चीन के लिए नहीं, यानी अलग अलग स्थान पर या अलग अलग लोगों से पूछने पर स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो चेंज हो रहा है। बस यही बात तो मैं तब से बता रहा था। जब पर्सन टू पर्सन जाने पर चीज़ें वेरी हों तो वो कैसा हो जाता है, डिपेंड ऑन पर्सन। तो वो कैसा हो जाता है, इसको एक शब्द में लिख लो, डिपेंड ऑन पर्सन। डिपेंड ऑन पर्सन, फिर तो व्यक्ति पर निर्भर करता है ना। जब व्यक्ति के बदलने से रिजल्ट बदल रहा है तो निर्भर किस पर कर रहा है, व्यक्ति पर, और व्यक्ति पर तो बस इस लाइन में आ जाओ। तो ये कैसा हो गया हमारा, अपरिभाषित। और अपरिभाषित हो गया फिर तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसकी स्टोरी दी एंड यहीं पर, ऐसा मुझ नहीं बनाएगा। और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल। इन उदाहरणों को आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं से आपको इनमें अंतर एकदम क्लियर हो पाएगा। और देखो एक उदाहरण ले रहा हूं आपके सामने। विश्व के 5 फेवरेट एक्टर, फेवरेट हीरो या एक्टर्स का संग्रह। अब आप दिमाग लगाइए। विश्व
के 5 फेवरेट एक्टर्स। आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से पूछिए, बताइए कि आपके 5 फेवरेट एक्टर कौन है, तो वो अलग 5 एक्टर्स का नाम लेगा, और किसी से पूछेंगे तो वो अलग 5 फेवरेट एक्टर्स का नाम लेगा, क्योंकि हर पर्सन अलग अलग एक्टर को मतलब अपना फेवरेट मानता है। ऐसा थोड़ी कि सभी के लिए वो गिने चुने 5 एक्टर ही फेवरेट हो। दिमाग लगाइए थोड़ा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस लॉजिक है, रीजनिंग है ना। तो विश्व के 5 जो फेवरेट एक्टर्स हैं वो पर्सन टू पर्सन जाने पर वेरी करेंगे, अलग अलग लोगों से पूछने पर अलग अलग नाम मिलेंगे हमें। प्रैक्टिकल करके देख लीजिए यार। तो ये भी इसी में आएगा, है ना। तो ये कैसा हो जाएगा, दिमाग लगाइए, अपरिभाषित। अरे भाई, अपने आपके घरों में अगर कोई दादा हो तो उनसे पूछिए, तो वो बताएंगे जो जो पुरानी फिल्म्स होती थी उनमें जो एक्टिंग करते थे, बताएंगे यार मेरे ज़माने में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हुआ करते थे, है ना। वो पुराने एक्टर्स की बात करेंगे। और हम लोगों की जनरेशन से पूछो तो हम अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। समझ सकते हैं आप। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए देखो, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उनको हटा रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ एक और दिमाग थोड़ा लगाइए। अगर हम ये कह देते कि विश्व के सबसे, शायद आपको दिख पा रहा होगा, विश्व के सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाले 5 एक्टर। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, विश्व के सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाले 5 एक्टर। अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर एक डाटा इन्वॉल्व कर दिया गया, सबसे ज्यादा फिल्म बनाने वाले। तो अब इसको हम काउंट कर सकते हैं भाई। अगर हम क्या कर सकते हैं, इसको ढूंढ सकते हैं, गूगल पर सर्च करें कि सबसे ज़्यादा फिल्म बनाने वाले 5 एक्टरों के नाम। तो रिसर्च करके हम पता कर लेंगे फाइनली कि मैक्सिमम फिल्म्स में एक्टिंग करने वाले जो एक्टर्स हैं वो कौन हैं, है ना। तो इसका जो है संग्रह हमारे लिए भी सेम होगा, किसी अन्य से पूछो तो उसके लिए भी सेम होगा, यानी ये निश्चित है, डेफिनेट है। और यही तो परिभाषा है, समुच्चय कैसा संग्रह है, सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित, सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित, डेफिनेट होना चाहिए, है ना। तो बस हो गया क्लियर। तो यहाँ पर ये सुपरिभाषित हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने आपको कंफ्यूजिंग वाला बता दिया, इसी कंफ्यूजन से बचना है, ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। तो यहाँ पर एक डाटा इन्वॉल्व कर दिया, यहाँ पर अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पर इस डाटा को हम पता कर सकते हैं, है ना। जिसको हम मतलब जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, हम बार बार वही बात कह रहे हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब मेजरमेंट में क्या क्या आता है, काउंटिंग, नापना, मापना, ये सब मेजरमेंट में ही तो आते हैं, है ना। तो बस एक ही बात पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ मैं बार बार, समझ में आया होगा। सुपरिभाषित संग्रह। तो अब आपको ये बताना है कि ये सेट बनाएगा या नहीं। अरे सर इतना सिंपल, जरूर बनाएगा, सुपरिभाषित है तो बनाएगा, सिंपल सा है। चलिए इसको अब मैं हटा रहा हूँ। अब देख लेते हैं, और एक मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताइए कि भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली 10 लेखकों का संग्रह, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली 10 लेखकों का संग्रह कैसा होगा। भाई प्रतिभाशाली होना एक क्वालिटी है, एक गुण है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, बेसिक सी बात है। क्वालिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, तो जब क्वालिटी को मेजर नहीं किया जा सकता तो भाई अनुमान ही तो लगाएंगे हम उसके बारे में। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेखक प्रतिभाशाली होगा, किसी अदर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अन्य लेखक प्रतिभाशाली होगा, लेकिन पर्सन टू पर्सन जाने पर चीज़ें वेरी हो रही हैं। और अगर वेरी हो रही तो हमारा कौन सा होगा, अपरिभाषित। थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। एक्सरसाइज में आपको और देखने को मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि अब देखो मैं ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ,
वर्ष में जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह। आपसे मौखिक पूछ रहा हूँ, बताइए वर्बली। जे अक्षर से प्रारंभ महीनों का संग्रह, महीनों का संग्रह। अब यहाँ पर क्या होगा, सभी लोग यही तो बताएंगे, एक तो जनवरी है, एक जुलाई है और एक जून है। यह 3 महीने ही तो हैं, ये फिक्स हैं हमारे लिए भी, आपके लिए भी, किसी अन्य से पूछो उसके लिए भी, स्टैंडर्ड हैं, फिक्स हैं, डेफिनेट हैं। समुच्चय बनाएगा, संग्रह कैसा होगा, सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। क्या बात है। और एग्जाम्पल, स्वतंत्र भारत के 5 प्रधानमंत्रियों का संग्रह। 5 प्रधान, या ऐसे करो, स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रह। स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रह। तो यहाँ पर भाई हमारे पास डाटा है, जी के खोल लो, वहाँ पर मिल जाएंगे कि स्वतंत्र भारत के ये जो प्रधानमंत्री हैं, तो वहाँ पर जो सेम रहेगा हमारे लिए, स्टैंडर्ड है भाई। किसी से पूछो वही तो बताएगा, इतने हैं, सिंपल सी बात है, गूगल पर सर्च कर लो, तो यह सुपरिभाषित होगा। अब यहाँ पर देखो, मैं एक बार फिर तुम्हें दिमाग खोलो। यहाँ पर अगर यहाँ पर होता कि स्वतंत्र भारत के योग्य प्रधानमंत्रियों का संग्रह। अब यहाँ पर देखो क्वालिटी इन्वॉल्व कर दी, इसी को दिमाग में रखना। योग्य क्या है, एबिलिटी क्या है, हमारी क्वालिटी है। अब भाई योग्य को नापने के लिए कोई आपके पास